Good morning to all of you. गायत्री स्कूल सांचो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि एंटोमोलॉजी से संबंधित आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सकते। अपन अध्ययन कर रहे थे कीटों और उसमें वह कीट जो खरीफ रबी की फसलों को क्षति या नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं तो उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उसका जीवन चक्र होता है, ऐसी कौन सी इसके जीवन चक्र की अवस्था है कि उसकी जीवन चक्र की अवस्था को अपन बीच में रोक करके इस कीट को प्रबंधित कर सकते हैं। आज का कीट है अपने टॉपिक रहेगा खपरा भ्रंग, जिसकी वर्गीकृत स्थिति सिस्टमैटिक पोजीशन सन आर्थ्रोपोडा गण कोलियोप्टेरा कुल डर्मेस स्टडी वंश ट्राइगोडर्मा और जाति ग्रेनेरियम। इस प्रकार ट्राइगोडर्मा और ग्रेनेरियम मिलकर के इस खपरा भ्रंग का हो जाता है वैज्ञानिक नाम। अब ये जो खपरा भ्रंग है इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी कि इसकी अपन यदि पहचान करना चाहे तो किस प्रकार से करते हैं। सामान्य स्थिति में ये देखा जाए तो खपरा भ्रंग का उत्पत्ति स्थल भारत है, लेकिन संसार में ये सभी देशों में है वो मिलता है देखने को। लक्षण क्या है, इस कीट की पूर्ण विकसित भ्रंग कत्थई रंग का तथा लंबे कड़े बालों से युक्त 4 mm लंबा होता है। खपरा भ्रंग की प्रौढ़ भ्रंग मतलब एडल्ट वयस्क भ्रंग छोटा गहरा कत्थई रंग का 2 से 3 mm लंबा होता है और नर भ्रंग आकार में छोटा मादा के आकार का लगभग आधा तथा अधिक गहरे रंग का होता है। इसके पोषक पौधे कौन कौन से हैं जिनको एक क्षति पहुंचाता है। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और चना जैसे पादप को ये ज़्यादातर मात्रा में क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, चना या अन्य सूखे फल आदि को ये कीट नुकसान पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। नुकसान केवल भ्रंगक द्वारा होता है। इसके द्वारा ज़्यादातर नुकसान जुलाई से अक्टूबर तक होता है, यानी कि ये खपरा भ्रंगक जो कीट है ये जुलाई से अक्टूबर तक एक्टिव रहकर के फसल को नुकसान पहुंचाता है। जब मौसम गर्म व नम रहता है, गिड़ा दानों में भ्रूण तथा अन्य किसी कमजोर भाग को काटकर प्रवेश कर जाता है। गिडार जो इसकी लट होती है ये दाने के कमजोर भाग को कट करके उसके अंदर प्रवेशित हो जाती है तथा भ्रूण वाला पूरा भाग खा जाती है और बीज के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट संरचना है वो भ्रूण है और उनको ही खा जाएगा, जिसके दौरान बीज नहीं रहता। तो भ्रूण को पूरा खा जाता है। भ्रूण वाला पूरा भाग खा जाने से बीज की अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, यानी कि बीज उगने लायक नहीं रहता है, जिसके कारण इसकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है तथा इसकी पौष्टिकता में भी कमी आ जाती है, यानी कि भोजन का जो स्वाद होता है उसमें भी कमी देखने को मिल जाती है। इसका आक्रमण अनाज की लगभग
सेंटीमीटर ऊपरी सतह पर ही सीमित रहता है। यानी कि जो फसल की ऊपरी सतह है, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर के समथिंग भुट्टा इत्यादि बनते हैं, तो वहीं पर ये इन्फेक्टेड वो करता है। इसका जीवन चक्र क्या है? प्रौढ़ वयस्क एडल्ट अंडा देगी, अंडा गीडा लट में परिवर्तित होगी और लट कोष में परिवर्तित होती है। निर्गमन के 2 से 3 दिन बाद मादा मैथुन क्रिया करती है, मादा मैथुन की क्रिया को संपादित करती है तथा इसके 1 से 3 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मैथुन की क्रिया से 1 से 3 दिन के बाद ये अंडे देना शुरू कर देगी। अंडे दानों के ऊपर अलग अलग भाग पर देती है अथवा 2 से 5 के झुंड में देती है। प्रौढ़ है, मादा मैथुन की क्रिया करेगी। मैथुन की क्रिया के 1 से 3 दिन के बाद ये अंडे देना स्टार्ट करेगी। अंडे दानों पर देगी, जो फसल खड़ी है उसके ऊपर जो भुट्टा लगा वहाँ पर देगी, और अंडे या तो अलग अलग जगह पर या फिर 2 और 5 के ग्रुप में देती है। एक मादा अपने पूरे जीवन काल में 120 से 150 अंडे देती है। अंडों का उष्मायन काल, हीटिंग पीरियड है, वो है 3 से 5 दिन। सर्दियों में 6 से 10 दिन का समय होता है। नर डिंबक 20 से 30 दिन में विकसित होता है और मादा है वो 20 से 40 दिन में विकसित होती है। यानी कि जो आपके अंडे दिए उस अंडों में से जो नर है वो तो 20 से 30 दिन में विकसित होगा और मादा 20 से 40 दिन में विकसित होती है। दानों के बीच गर्भ के अंतिम निर्मोक में कोशिक बनता है और इनका कोशिक काल 4 से 6 दिन का होता है। इसकी 1 वर्ष में 4 से 5 पीढ़ियाँ निर्मित होती है। तो इस प्रकार से ये था इसका जीवन चक्र। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मादा मैथुन क्रिया करेगी। मैथुन के 2 से 3 दिन के बाद मादा अंडे देगी। अंडे बीजों पर ग्रुप में और अलग अलग दे सकती है। अंडे देने के बाद इसका हीटिंग पीरियड यानी कि उष्मायन काल है वो 3 से 5 दिन का। उष्मायन काल में जो अंडा हीटिंग करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगा और गर्मी उत्पन्न करने के बाद उसमें से जो लट या गिड़ा निकलती है वो इसका हीटिंग पीरियड है। तो उस समय ये होगा और फिर इसमें से नर डिंबक 20 से 30 दिन में तैयार हो जाएंगे और मादा है वो 20 से 40 दिन में तैयार हो जाता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से 1 साल में ये खपरा भ्रंग है वो 4 से 5 पीढ़ियों को तैयार कर लेता है। ठीक है, तो ये था खपरा भ्रंग का जीवन चक्र। ज़्यादातर ये पोएसी कुल के जो सदस्य हैं उनको क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। ये उनके पोषक पौधे हैं और इन्हीं पर अपना जीवन चक्र पूरा संचालित करता है। अब ये खपरा भ्रंग है, ये इन पोषक पौधों को नुकसान पहुंचाता है, तो इनका प्रबंधन जरूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो मैनेजमेंट के 3 तरीके हैं वैसे कीट के मैनेजमेंट के। पहला प्रबंधन है कि अपन इस प्रकार से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यानी कि कृषि पद्धति के क्रियाकलाप को अपन इस प्रकार से अपनाएं कि इनका नियंत्रण हो सके। दूसरा, जीवों का प्रयोग करें, ऐसे पक्षियों का प्रयोग करें, पक्षियों का पालन करें कि वो पक्षी उनको खा करके नष्ट करें जैविक रूप से। और दूसरा, अंत में तरीका रहता है
वो रहता है रासायनिक प्रबंधन, यानी कि रसायनों का प्रयोग करते हुए अपन उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहले अपन खपरा भृंग के प्रबंधन में सामान्य प्रबंधन की बात करेंगे। गोदामों में अच्छी साफ सफाई, स्वच्छता और वायु के संचार का पूरा ध्यान दिया जाए, यानी कि जहाँ पर अपन अनाज का भंडारण कर रहे हैं, जो अपने गोदाम है उसकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और वहाँ पर वायु का आदान प्रदान है वो उचित होना चाहिए। गोदाम की दीवारें, फर्श, छत में मौजूद समस्त दरारें, गड्ढे, छिद्र को सीमेंट भर करके साफ कर देना चाहिए ताकि उसमें ये कीट चिपक कर रहे नहीं। अनाज को खलिहान से लाकर अच्छी तरह साफ कर तेज धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें नमी की मात्रा 8 से 10% से ज़्यादा नहीं रहे। क्या होता है कि बीजों में जब नमी ज़्यादा रहती है उसके दौरान ये समस्त प्रकार के कीट उनकी ओर अट्रैक्टिव होते हैं। नमी की इस प्रतिशत मात्रा पर कीट का प्रकोप कम होता है और ये कीट 2.5% नमी की मात्रा में भी नुकसान कर सकता है। कम नमी में भी ये संक्रमित होता है। अनाज से भरी बोरियां को लकड़ी के पाटों पर दीवारों से 50 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर रखना चाहिए, यानी कि अनाज या जो भी बोरी आप डाल रहे हैं तो फर्श के नीचे आप लकड़ी के पाटे जमा करके और दीवार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जमाएं। अनाज को नीम की निम्बोली के चूर्ण के साथ आप 100:1 यानी कि 100 की निम्बोलियाँ 1 में मिलाकर भंडारित करने से कीटों का प्रकोप है वो कम होता है। 100 ग्राम मान लो या 100 ग्राम निम्बोली का चूर्ण लिया तो उसमें हल्का सा 10 ml पानी मिला करके आप उसको मिक्स करके फिर जगह जगह पर छिड़काव करके रखोगे तो भी खपरा भृंग वो आपको संक्रमित नहीं करेगा। दूसरा इसका रासायनिक प्रबंधन, केमिकल कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं, ये सारी सावधानियां आपने बरती, उनके बाद भी यदि आपके ये कीट वहाँ पर पहुँचता है तो आपकी एक दवाई है। तो रासायनिक नियंत्रण में खपरा भृंग के एक मौजूद कीटों को नुकसान को EDCT बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा 1 नंबर करके EDCT। EDCT की फुल फॉर्म है इथिलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। E से इथिलीन, D से डाई, ब्रोमाइड, C से कार्बन और T से टेट्रा क्लोराइड। इस प्रकार से इथिलीन डाइब्रोमाइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड 30 से 40 किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर के हिसाब से आप इसमें इसका प्रयोग करें। दूसरी दवाई है या फिर आप मिथाइल ब्रोमाइड 3.5 से किलोग्राम प्रति 100 घन मीटर के एरिया में इसका प्रयोग करें, या फिर EDB की फुल फॉर्म है इथिलीन डाइब्रोमाइड 3 ml प्रति क्विंटल अनाज की दर से इसका प्रयोग करके आप इनको रोक सकते हैं। इनका इस्तेमाल पीसे खाद्यान्नों पर नहीं करना चाहिए, यानी कि जो अनाज है पिसाई किया हुआ है तो वहाँ पर इन रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो आप खपरा भृंग के नियंत्रण के लिए EDCT जिसकी फुल फॉर्म बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, इसके अतिरिक्त मिथाइल ब्रोमाइड और EDB रसायनों का प्रयोग करके इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा भंडारण में दाल भृंग, चावल की धूल, लाल सुरी, लाल सुरसाली इत्यादि कीट भी मुख्यतः इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप उनके नियंत्रण के लिए भी
आप इस प्रकार की मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो आज अपने खपरा भृंग की एंटोमोलॉजी के बारे में अध्ययन किया। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।